नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। देश में 2 राज्यों में चुनाव इस साल ही होने वाले हैं। दिल्ली में छोटा चुनाव होगा, गुजरात में बड़ा चुनाव होगा। दिल्ली में लोकल इलेक्शन होगा, गुजरात में असेंबली इलेक्शन होगा। केजरीवाल के लिए दोनों ही चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और दोनों ही जगह से केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी से है। 2 दिन पहले तक केजरीवाल गुजरात का चक्कर ज्यादा लगा रहे थे, अब केजरीवाल दिल्ली के कूड़ा घर तक का चक्कर लगा रहे हैं। आप अगर बहुत गौर से केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो नोट किया होगा, केजरीवाल हर तीसरी लाइन में या तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह, इन 2 नेताओं का नाम लेते हैं। बात छोटी हो या बड़ी, केजरीवाल सीधा सीधा मोदी कहते हैं। केजरीवाल के दिमाग में हर वक्त मोदी मोदी ही क्यों चलता है? केजरीवाल जो कहते हैं वो कितना करते हैं? केजरीवाल जो आरोप लगाते हैं उसमें कितना सच होता है? केजरीवाल जो वादे करते हैं उस पर कितना टिकते हैं? केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर जो बातें पिछले कुछ दिनों में कही हैं, आज हमने उसकी कथनी और करनी दोनों का फर्क एक रिपोर्ट से एक्सपोज किया है। दिल्ली गुजरात एक साथ लड़ाने की तैयारी है, इसीलिए इतनी सियासी मारामारी है। एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ विरोधी हैं। मोदी काम गिनाते हैं, विरोधी हंगामा बरपाते हैं। केजरीवाल मोदी मोदी करते हैं, मोदी से ही लड़ते झगड़ते हैं, मोदी से ही डरते भी हैं। केजरीवाल की पूरी लड़ाई ही यही है कि मोदी का सबसे बड़ा विरोधी तो मैं ही हूं जी। मोदी के दुश्मन कूड़े के ढेर पर तो पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन यमुना में तैर रहे सफेद झाग पर पॉलिटिकल रिस्क नहीं लेते, कुछ नहीं कहते। साबरमती तो गुजरात की शान है, लेकिन यमुना को दिल्ली के लिए श्राप बनाकर छोड़ दिया गया है। देश में 2 तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ वो आम आदमी पार्टी है जो राई का पहाड़ बना देती है, दूसरी तरफ वो मोदी हैं जो प्रॉब्लम की भी बात करते हैं और सॉल्यूशन भी देते हैं। इसे कुछ सैंपल से समझिए। गुजरात में साबरमती मोदी को इस हालत में मिली और 9 साल में मोदी ने उसकी तस्वीर ही बदल कर रख दी। केजरीवाल 7 साल से दिल्ली को रूल कर रहे हैं। इन 7 सालों में यमुना बिल्कुल नहीं बदली, वो वैसी ही रही जैसी 7 साल पहले थी, या कहें पहले से कहीं ज्यादा गंदी, कहीं ज्यादा दूषित। ये तस्वीरें केजरीवाल की कथनी और करनी की गवाही दे रही हैं। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों के सारी वोट ली झूठ बोल बोल कर कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, मैली यमुना में मैं जाकर डुबकी लगाऊंगा आप लोगों के साथ। आज 8 साल हो गए दिल्ली का मुख्यमंत्री बने हुए। हम देख रहे हैं सारे इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी, केमिकल वाला पानी हमारी पवित्र नदी में आकर गिर रहा है। कोई यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया। 8 साल में हजारों करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को जो मिलता है, जो वो खर्च करने का दावा करती है, हमें तो 1 रुपया नहीं दिख रहा। इसमें हजारों करोड़ रुपया किसकी जेब में गया? केजरीवाल बोलता है मैं दिल्ली का श्रवण कुमार हूँ। क्या वो अपनी माँ बहनों को, ऐसा घटिया बेटा कोई हो सकता है कि वो अपनी माँ बहनों को इस पानी में डुबकी लगाएगा? कूड़े का पहाड़ दिल्ली में है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं, लेकिन कहते हैं पैसे नहीं हैं। एमसीडी का चुनाव जिताओ तब यमुना की सफाई करूंगा। हर बात में मोदी का नाम फिट करना, अमित शाह को गालीबाज कहना, केजरीवाल इन दिनों बस यही काम कर रहे हैं। ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है।
ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे पैसा रे, हाय रे, पैसा रे, पैसा 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 पैसा, ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को इतनी गालियां दी, उनकी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कितने पैसे दिए? 50 पैसे, 100 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, एक नया पैसा नहीं दिया उन्होंने, एक नया पैसा नहीं दिया। किस मुंह से आके वो दिल्ली में गालियां देते हैं, दिल्ली के लोगों को गालियां देते हैं, आते हैं और दिल्ली के लोगों को गालियां देके चले जाते हैं। दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी जब भी कुछ कहेंगे तो उनके दावों में कितना दम है ये तो देखना पड़ेगा। आप 8 साल बाद, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि कूड़े का हालचाल लेने गए, लेकिन वो कूड़े के नाम पे लैंडफिल साइट देख रहे हैं। कौन सा शहर है, कौन सा देश है जहां लैंडफिल साइट नहीं होती है? क्या हम कूड़े को घर में रख दें कि अपने फ्रिज में जमा रखो? हमें घर घर कूड़ा उठाना है और हर कूड़ा एक लैंडफिल साइट पे जाता है और उस लैंडफिल साइट पे फिर उसका कूड़े का वेस्ट मैनेजमेंट होता है, वो हम कर रहे हैं। 65 फीट घटा दिया कूड़े के पहाड़ को। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो कहा था कि हम 2 साल बाद डुबकी लगवाएंगे। ये यमुना जी में जहर फैल रहा है, इसका मतलब कि आपके दावे में कोई दम नहीं है। आप अपने दिल्ली के लोगों को ये जहरीला सजा क्यों दे रहे हैं? दिल्ली की हवा खराब है, लोगों का सांस लेना मुश्किल है, लेकिन केजरीवाल प्रदूषण मुक्त दिल्ली का प्रचार कर रहे हैं, आर्टिकल शेयर कर रहे हैं, खुद ही ट्वीट कर रहे हैं, अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां करीब करीब हर रोज ड्रग्स के सेवन से लोगों की जान जा रही है। लेकिन केजरीवाल पंजाब के हालात सुधारने के बजाय गुजरात में ड्रग्स कहां से आ रहा है, कौन ला रहा है, यह फसाना सुना रहे हैं। भगवंत मान की क्लास नहीं लगा रहे, हां मोदी को निशाना जरूर बना रहे हैं। पंजाब वाले ड्रग्स का सच छिपा रहे हैं, गुजरात में पकड़े जा रहे ड्रग्स पर मनगढ़ंत कहानियां फैला रहे हैं। पश्चिमी तट से हीरोइन की जो तस्करी बढ़ी है, इस पर नकेल कसनी पड़ी। मैं इसके लिए गुजरात पुलिस, गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के गृह मंत्री को विशेष बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ढेर सारे समुद्र के अंदर अभियान चलाकर गुजरात के नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग ने और एटीएस केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। जादूगरों में जादूगर, जादूगरों में जादूगर। केजरीवाल ने एक मंत्र दिया, सोशल मीडिया पर जादू टोना शुरू हो गया। अलग अलग हैंडल्स पर वही टेक्स्ट घूमकर आने लगा। पहले एक ने लिखा, फिर दूसरे ने कॉपी किया, फिर तीसरे ने पेस्ट किया और इस तरह लगातार दूसरे दिन केजरीवाल ने अपना सियासी नैरेटिव फिट कर दिया। मूर्ति पर सियासी फुर्ती, कूड़े के ढेर पर सियासी शेर, दिल्ली पर भी नजर, गुजरात की भी फिक्र। यह केजरीवाल का पॉलिटिकल पिटारा है, जिसमें सोते जागते, उठते बैठते मोदी विरोध का नारा है, खुद अपना ही जयकारा है। 24 घंटे पहले यही केजरीवाल नोट पर वोट छाप रहे थे, गुजरात के हिंदुओं को लुभा रहे थे, और 24 घंटे बाद यही केजरीवाल दिल्ली का बेटा बन गए, खुद को श्रवण कुमार कहने लगे, जादूगर बन गए। बस दिल्ली में आते हैं इनके बड़े बड़े मंत्री और केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं, केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं। मैं दिल्ली की मां बहनों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बेटे ने तुम लोगों के बच्चों के अच्छे स्कूल बनवाए, ये मंत्री आके मेरे को तुम्हारे बेटे को गाली देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? दिल्ली के बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बनके तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा, अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। छोटा चुनाव यानी दिल्ली एमसीडी इलेक्शन, बड़ा चुनाव यानी गुजरात इलेक्शन। तो क्या केजरीवाल को इन दिनों दोनों ही चुनावों में हार की टेंशन है? इसीलिए वो बार बार अपना ही नाम मेंशन किए जा रहे हैं, सड़क से सोशल मीडिया तक इमोशनल कार्ड ला रहे हैं। कभी कूड़ा तो कभी नोट पर मूर्ति वाला राग अलाप रहे हैं। खुद को जादूगर बता रहे हैं, दूसरों को राक्षसों की श्रेणी में डाल रहे हैं। कांग्रेस को 0, बीजेपी को 0, खुद को सबसे बड़ा हीरो बता रहे हैं। ऑन कैमरा पैसों पर हाई तौबा मचा रहे हैं। जादूगरों में जादूगर,
दिल जीतना जानता हूं। ये जितनी राक्षसी शक्तियां हैं, असुरी शक्तियां, ये सारी इकट्ठी हो गई हमारे खिलाफ। मेरे को गाली देनी है ना, दे लो, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब ये सारे बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। एक दिन जरूर आएगा जब संबित पात्रा भी कहेगा भाई बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अच्छी बात है। कांग्रेस तो जीरो हो गई और वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी भी जीरो हो जाएगी दिल्ली के अंदर। अमित शाह जी आया भी 10-15 दिन पहले, खूब गालियां देके गए मेरे को। केजरीवाल पैसे नहीं देता, केजरीवाल पैसे नहीं देता। हाय रे, दे दो रे पैसे रे, मर गया रे पैसे रे, पैसे 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 पैसे, बस पैसे मांगते रहते हैं ये। पैसे मांगते रहते हैं ये लोग, पैसे दे दो रे पैसे। केजरीवाल जो जो कहते हैं, जैसा जैसा करते हैं, वो अचानक नहीं होता। एडवांस में प्लान बनता है, फुल ऑन माहौल बनता है, लाइट कैमरा एक्शन होता है और सबके पीछे एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन होता है। इसे केजरीवाल की टाइमलाइन से समझिए। बुधवार सुबह 11 बजे नोट पर गुजरात वाले वोट की स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है और उसी दिन शाम 5:30 बजे दिल्ली एमसीडी चुनाव के मद्देनजर कूड़े के पहाड़ वाली पॉलिटिकल विजिट की अनाउंसमेंट होती है। इसके बाद बुधवार रात 9:45 बजे से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। केजरीवाल कितने बजे कूड़े का पहाड़ देखने पहुंचेंगे, उसका कहां-कहां लाइव टेलीकास्ट होगा, सब फैला दिया जाता है। केजरीवाल को पता था कि खबर फैलेगी, बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और हुआ भी ऐसे ही। 9 साल से केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर है, तब से लेकर अब तक इस कूड़े के पहाड़ के लेकर उन्होंने कुछ नहीं किया। अब एमसीडी के इलेक्शन पास आ गए हैं तो उसको लेकर राजनीति करना चाह रहे हैं, क्योंकि शराब के दलाली को लेकर तो बदनाम हो ही चुके हैं। तो दिल्ली में उन्होंने काम कुछ किया नहीं है, कहने को, बोलने को, करने को उनके पास कुछ नहीं है। एक होता है झूठ, झूठ की राजनीति करता है केजरीवाल। उसने कहा ये कूड़े का ढेर कम नहीं हुआ है, 40% कूड़े का ढेर खत्म हो गया है सिर्फ 2 साल में। सिर्फ 2 साल में 40% ढेर नीचे आ गया है। केजरीवाल पिछले 15 सालों से है। आप दिल्ली की दशा देख लीजिए, सड़कों का हाल देख लीजिए, कॉलेज में घोटाला देख लीजिए, शराब का घोटाला देख लीजिए। कोई एक उसने नया पुल नहीं बनवाया, नया स्कूल खुद ने कुछ नहीं किया और वो अब झूठ पर राजनीति कर रहा है। लेकिन खुद को जादूगर कहने वाले केजरीवाल को कैमरे वाला माहौल बनाना था, इसलिए गाजे बाजे के साथ डिप्टी सीएम के साथ वो पहुंच गए कूड़े वाली पॉलिटिक्स करने। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देख लो, इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ, इस बार मेरे को वोट दे देना और फिर देख लेना अगर 5 साल में मैं दिल्ली साफ नहीं कर दूं तो अगली बार वोट मत देना। केजरीवाल का सिंगल पॉइंट एजेंडा ही यही है, जबरदस्त माहौल बनाओ, मोदी के खिलाफ मनगढ़ंत कहानी फैलाओ, वोट पाओ। इस प्लान का गुजरात वाला चैप्टर इंडियन करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वाला बयान था और दिल्ली एमसीडी वाला चैप्टर कूड़े के ढेर पर सियासी तामझाम था। तभी तो केजरीवाल कैमरे पर खुद को जादूगर कहते हैं और आम आदमी पार्टी की ट्रोल आर्मी केजरीवाल को आज का अर्जुन वाला तमगा देकर मोदी पर अटैक करती है। आम आदमी पार्टी का अर्जुन कैमरे पर अपनी वाहवाही करवाता है, झट से श्रवण कुमार पट से दिल्ली का बेटा बन जाता है, बीजेपी के नेताओं को स्कूलों की सैर करो वाला न्योता देता है। बहुत स्वागत है उनका, उनको सबको जाना चाहिए। इनके सारे नेताओं को हमारे स्कूल भी देखने चाहिए, हमारे अस्पताल भी देखने चाहिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक भी देखने चाहिए। ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन जब तक केजरीवाल जिंदा है तब तक तुम्हारा बेटा जो है दिल्ली को तबाह नहीं होने देगा। मगर जैसे ही बीजेपी के नेता ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल में राउंड लगाने पहुंचते हैं, केजरीवाल की कथनी और करनी का फर्क कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाता है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री दुनिया में कहते हैं मेरे पास वर्ल्ड क्लास मैंने स्कूल बनाए। ये मैं दिखाता हूँ स्कूलों की हालत। ये टॉयलेट है, दिल्ली का स्कूल है और ये टॉयलेट के अंदर आप आएंगे तो टॉयलेट की हालत जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीबों के बच्चे एजुकेशन लेते हैं, मिडिल क्लास के स्कूलों को भले ही दिखाकर वो ये कहे केजरीवाल की वर्ल्ड क्लास, ये टॉयलेट की हालत आप देख सकते हैं। वो आज भी गाजीपुर लैंडफिल पर जाने की बात कर रहे हैं कि दिल्ली कूड़ा का ढेर बन गया है, लेकिन काश ये वर्ल्ड क्लास स्कूल किसी ने देख लिए होते। ये विंडो है वर्ल्ड क्लास स्कूल के अंदर, ये शीशे लगाने की बजाय
यहाँ पर ईंट की चिनाई कर दी गई है। ये यहाँ पर कुछ व्हाइट क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है पता ना, कैसा बच्चा होंगे। ये पानी नहीं है, देखो ये टॉयलेट्स का पानी ऊपर टंकी, अगर मैं ऊपर चढ़ूं मेरे साथ आप चलेंगे तो टंकी दिखाऊंगा मैं आपको। उधर पीछे जाकर देखिए जो विंडोज हैं, विंडोज के अंदर बंदर मोंकीज आते हैं, बच्चों को काटने का डर रहता है। तो इस प्रकार की केजरीवाल साहब काश गाजीपुर जाने से पहले अपनी गिरबान में झांके होते कि मैंने क्या किया है। ये केजरीवाल साहब ने लंदन से विंडो मंगाई है, वो कहते हैं ना वर्ल्ड क्लास है, तो ये लंदन की विंडो है। इस विंडो लंदन के अंदर विंडो में शायद शीशे नहीं होते हैं। ये केजरीवाल साहब की विंडो देख सकते हैं, वो प्रिंसिपल रूम है, ये क्लासरूम है, यहाँ पर अंदर बच्चे बैठे हैं, बच्चे के अंदर से भी जाके हालत देख सकते हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ये इनके विंडोज की हालत है केजरीवाल साहब की। बिदुरी जी क्या देखा आपने उस वाटर टैंक में, क्योंकि ये ओपन वाटर टैंक है और इसी से बच्चे पानी पी रहे हैं। कूड़ा पड़ रहा है ऊपर, कोई पक्षी कोई गंदी चीज उठा के लाएगा और इसमें डाल देगा तो बच्चे को इन्फेक्शन होगा नहीं होगा। टंकी खुली पड़ी हुई है, टंकी में गंद ऊपर जाल बना हुआ, जाला मकड़ी का जाला बना हुआ है, आप कैमरे से दिखा सकते हैं। और उस वाटर टैंक के पानी को लोग गरीब बच्चे यहाँ पर पी रहे हैं। तो बीमारी केजरीवाल चाहता है कि डेंगू दिल्ली में फैल जाए और एमसीडी बदनाम हो जाए। मुझे लगता है ये भी उसकी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होगा केजरीवाल की का। केजरीवाल के दिल्ली वाले मॉडल की पोल खुल चुकी है, वो एक्सपोज हो चुके हैं। रही बात गुजरात वाले गेम की, तो नोट के सहारे वोट वाला सच भी आम आदमी पार्टी ने कबूल कर लिया है। सबूत आपके सामने है। कौन सा पॉलिटिकल स्टंट है? यही जो नोट के पीछे जो आप कह रहे हैं कि सर तो मैं वो कर लें, हमने कब मना किया, वो भी कर लें। अगर उनको लगता है कि ये कहने से वोट मिलते हैं तो ये लागू कर दें, उनकी तो सरकार है केंद्र में, लागू करके वोट ले लें वो। सियासत ऐसी कि आपके लीडर्स खुद ही आइडिया भी दे रहे हैं और खुद ही सर्वे भी करा रहे हैं, खुद ही रिजल्ट भी डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें भी अपने मन मुताबिक टैक्स फिट कर रहे हैं। केजरीवाल एंड कंपनी की पूरी टाइमलाइन ऐसे ट्वीट से भरी पड़ी है। हद तो यह है कि जरा से सियासी फायदे के लिए मोदी के नाम को भी भगवान से जोड़कर झूठ फैलाया जा रहा है, मोदी को धमकाया जा रहा है। क्या क्या लिखा जा रहा है आपके सामने है। मोदी को हिंदू विरोधी भी कहा जा रहा है। लक्ष्मी गणेश विरोधी बीजेपी वाला हैशटैग, उसमें हनुमान का जिक्र करके आपत्तिजनक टिप्पणी। जिस कंस की औलाद वाले डायलॉग के साथ केजरीवाल ने गुजरात की चुनावी रैली का श्री गणेश किया था, अब वही टेक्स्ट आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नोट वाले पॉलिटिकल स्टंट से जोड़ दिया है। फर्जी धार्मिक होने का प्रमाण देती रहती भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ी आपत्ति। उनके सांसद सामने आके इसका घोर विरोध कर रहे हैं, उनके नेता इसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मैं हमने मशवरा दिया है, हमने एक सलाह दी है, लेकिन सलाह देने से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सीने में आग कैसे लग गई भाई। तो अब भाजपा को भाव के इस प्रतीक से क्या आपत्ति है भाई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर करेंसी पर लगाने से कौन सी दिक्कत आन पड़ी है, ये हम जानना चाहते हैं। हम भाजपा के नेताओं से पूछना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं। अभी तक तो प्रधानमंत्री महोदय ने कोई टिप्पणी नहीं करी, पर हम उनसे भी आग्रह पूर्वक जानना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी वजह है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के करेंसी के ऊपर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने के प्रपोजल से आपको दिक्कत हो गई, उनकी इस प्रस्तावना से आपको इतनी दिक्कत हो गई कि आप अरविंद केजरीवाल जी को ही उल्टा पुल्टा कहने लगे, भला बुरा कहने लगे, गाली देने लगे। पिछले 24 घंटों की सियासत का सार समझिए। केजरीवाल ने ठाना है कि दिल्ली और गुजरात के लिए अभी से ही माहौल बनाना है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती भी है और समझती भी है। और क्या 75 साल पहले हिंदुस्तान के हाथ से पीओके निकलता ही नहीं? क्या मुजफ्फराबाद, गिलगित और बाल्टिस्तान हमारे कब्जे में होता? जिन जगहों को हम अपने नक्शे में देखते हैं मगर अफसोस करते हैं कि वो पाकिस्तान के पास है, क्या वो हिंदुस्तान के कब्जे में ही रहते? ये किसकी गलती से गए? 75 साल से हमें पढ़ाया गया वो सही है, या मोदी के एक मंत्री ने जो खुलासा किया है वो सही है? मोदी के मिनिस्टर ने बाकायदा डॉक्यूमेंट दिखाकर कहा कि पाकिस्तान के कब्जे में आज जो कश्मीर है वो नेहरू की गलती से गया। नेहरू ने क्या गलती की थी? नेहरू से गलती हुई भी थी या नहीं?
महाराजा हरि सिंह का रोल क्या था, शेख अब्दुल्ला का रोल क्या था? जो बात व्हाट्सएप पर महीनों तक घूमेगी, जो कई हफ्ते बाद आपके मोबाइल तक भी आएगी, उसकी हकीकत हम आपको इस रिपोर्ट में बता देते हैं। पीओके वापस भारत में मिलेगा। मुजफ्फराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत में मिलेगा। एलओसी के पार नीलम वैली में बने मां शारदा पीठ में वैसे ही दिवाली मनेगी जैसे काशी और अयोध्या धाम में दिए जलाकर दिवाली मनाई जाती है। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के समय में ही होगा। प्लान बन चुका है, कदम आगे बढ़ा दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाली जमीन तो लेंगे ही लेंगे। पाकिस्तान अधिकृत के लोगों को भी हिंदुस्तान अपने में मिलाएगा। पिछले 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के रक्षा मंत्री ने इतनी खरी खरी बात कही है। एलओसी पर क्या होने वाला है, पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी है। वेस्टर्न मीडिया को भी हवा नहीं लगी है, मगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बहुत से लोगों को लगता होगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार ने पीओके को वापस लेने का प्लान एक्टिव कर दिया। असल में यह सब एक दिन में नहीं हुआ है। देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर कह चुके हैं कि पीओके लेने के लिए जान लगा देंगे। 3 महीने पहले भी रक्षा मंत्री ने इसी तरफ इशारा किया था। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। भारत जिस जमीन और जिन लोगों की बात कर रहा है वो कभी पाकिस्तान का था ही नहीं। अब तक ये बताया जाता था कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को मजबूरी में विलय के कागजात पर दस्तखत किए थे। अब जो नए कागज सामने आए हैं उनसे पता चला है कि भारत के साथ विलय की संधि पर दस्तखत करने के लिए महाराजा हरि सिंह तो पहले से ही तैयार थे। हरि सिंह जुलाई 1947 से ही जवाहरलाल नेहरू को संदेश भेज रहे थे, लेकिन नेहरू देश हित पर दोस्ती को तवज्जो दे रहे थे। अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को सीन में लाने के लिए नेहरू जानबूझकर कश्मीर को समस्या बना रहे थे। जुलाई 1947 में महाराजा हरि सिंह ने दूसरी रियासतों की तरह भारत में विलय का प्रस्ताव भेजा। नेहरू ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 563 रियासतों में बटे हिंदुस्तान को एक करने का काम गृह मंत्री सरदार पटेल कर रहे थे, लेकिन कश्मीर को खुद जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा राजवंश के हिंदू थे और प्रजा में ज्यादातर लोग मुसलमान थे। मजहब के आधार पर जब सरहद की रेखा खींची जाने लगी तो यह माना गया कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वो हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा। पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि कश्मीर पके हुए सेब की तरह पाकिस्तान की झोली में गिरेगा, लेकिन कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ जाने की बजाय हिंदुस्तान के साथ जाने का फैसला किया। इसीलिए कांग्रेस को चिट्ठी लिखी। अगर नेहरू हरि सिंह का प्रस्ताव खारिज ना करते तो जुलाई 1947 में ही कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका होता। पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कही हुई बातें हैं या जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, ये तो मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है। और आप एक चीज़ याद रखिए, अंबेडकर जी ने भी इस बात को कही थी
जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास नहीं बना सकते हैं। तो हमारे भारत के जो महत्वपूर्ण इतिहास है उसको हम भूल नहीं सकते, और उस इतिहास को जो गलती हुई है इतिहास में उसको सुधारने का भी काम होना चाहिए। इसलिए तो नेहरू जी ने गलतियां की, मोदी जी ने उसको सुधारने का काम किया। आजादी मिलने के बाद 21 अक्टूबर 1947 को नेहरू ने महाराजा हरि सिंह को सरकारी चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि कश्मीर को भारत के साथ विलय करने की कोई जरूरत नहीं। नेहरू ने हरि सिंह को यह चिट्ठी तब लिखी जब पाकिस्तान के कबायली जम्मू कश्मीर में घुसने लगे थे। 26 अक्टूबर को पाकिस्तान कबायलियों ने श्रीनगर घेर लिया। महाराजा हरि सिंह ने आपात संदेश दिल्ली भेजा और अगले दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने हड़बड़ी में बनाए गए विलय पत्र पर दस्तखत किए। भारत की सेना रातों रात श्रीनगर भेजी गई और जम्मू कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए भारत का हो गया। मगर कबायलियों के वेश में आई पाकिस्तानी सेना ने जितने हिस्से पर कब्जा कर लिया था उतना हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है और पीओके कहलाता है। भारत अब उसी पीओके को वापस लेने की बात कर रहा है। पाकिस्तान से यह सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे जिन इलाकों पर उसने अपना अनधिकृत कब्जा जमाया हुआ है वहां के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे हैं। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करते हैं यह आप भी जानते हैं और यह हम भी जानते हैं। आए दिन इन मासूम भारतीयों के ऊपर अमानवीय घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है और यह मैं चर्चा कर रहा हूं तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की मैं चर्चा कर रहा हूं। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। 75 साल पहले कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह ने जिस विलय संधि पत्र पर दस्तखत किए उसमें 370 का जिक्र नहीं था। उसमें कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस का जिक्र नहीं था। विलय के जिस संधि पत्र पर हरि सिंह ने सिग्नेचर किए उसमें जनमत सर्वेक्षण का भी जिक्र नहीं था। नेहरू के कुछ गलत फैसलों ने कश्मीर का घाव पैदा किया। ये घाव जख्म में बदला और फिर नासूर में तब्दील हो गया। आपने भी सुना होगा और मोबाइल पर पढ़ा भी होगा। संघ परिवार और बीजेपी अक्सर कहती है कि कश्मीर समस्या नेहरू की देन है। इसके पीछे का ऐतिहासिक तथ्य क्या है, इसे समझिए। नेहरू की पहली गलती, कश्मीर का भारत में विलय संधि पत्र दूसरी रियासतों की तरह ही है, लेकिन नेहरू ने उसे स्पेशल कैटेगरी में रखा। दूसरी गलती, कश्मीर का भारत में विलय स्थायी है। नेहरू ने बार बार इस विलय को प्रोविजनल कहा। हरि सिंह से ज्यादा नेहरू ने शेख अब्दुल्ला पर यकीन किया। तीसरी गलती, 1 जनवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू कश्मीर समस्या को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ले गए, जबकि भारतीय सेना अपने इलाके को खाली कराने में सक्षम थी। चौथी गलती, यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक जनमत सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव मानना भारत के लिए बाइंडिंग नहीं है। नेहरू इसे मानने की मजबूरी बताते रहे। पांचवी और सबसे बड़ी गलती, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा देकर धारा 370 लागू किया गया और एक देश में 2 प्रधान और 2 निशान जारी रखने की मजबूरी बना दी गई। जुलाई के महीने में 1947 को ही जम्मू कश्मीर जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट्स जो इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो गए थे, तो ज्वाइन हो सकते थे और महाराजा हरि सिंह जी ने अप्रोच भी कर चुके थे, लेकिन बाद में बताया गया कि डिले किया है, अलग अलग कारण बताया गया जो मिसलीडिंग है। लेकिन ये सामने में सच्चाई तो है, डॉक्यूमेंट है हमारे पास कि नेहरू जी ने ही मना किया, वो आगे नहीं बढ़े। उसके बाद फिर जो एक्सेशन का जो एक प्रावधान जो है उसको टेम्पररी बना कर रख दिया। बाकी जितने भी जो प्रिंसली स्टेट्स है, बाकी जो इलाका है, सब आराम से इंडियन डोमिनियन में आ गया, इंडियन यूनियन में आ गया, तो फिर कश्मीर को टेम्पररी एक्सेशन क्यों किया? फिर ये आर्टिकल 370 करवा के परमानेंटली कश्मीर को एक अलग स्थिति बना कर रख दिया। फिर यूएन में जाना, यूएन में जाकर के इसको बिना मतलब का अंतर्राष्ट्रीय का एक विवादित मुद्दा बना दिया, बिना मतलब का। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे ब्लंडर्स है जिसके वजह से
बहुत कुछ देश को खोना पड़ा और बहुत कुछ देना पड़ा। प्लेबिसाइड की बात भी करना वो एक बड़ी गलती थी। प्लेबिसाइड तो वही तो नेहरू जी ने जब यूएन में गए तो बात तो किया, उसमें 3 कंडीशंस जो आपको मालूम है कि पहले सीज फायर होना चाहिए, फिर उसके बाद में पाकिस्तान का विड्रॉल होना चाहिए, फिर बाद में प्लेबिसाइड होंगे। तो पाकिस्तान ने जो अपना काम नहीं किया तो बाकी चीज़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यूएन में तो लेके गए ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो बनाया ना कांग्रेस ने, नेहरू जी ने। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद में संवैधानिक तरीके से कानून बनाकर धारा 370 को खत्म किया। ये उससे भी 28 साल पहले की तस्वीरें हैं, जब नरेंद्र मोदी 2 प्रधान और 2 निशान की व्यवस्था खत्म करने के लिए निकले थे। मोदी की एकता यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर खत्म हुई थी। 15 घंटे तक रॉकेट लॉन्चर, बम धड़ाके, गोलियां, कितनी वहां धूम धड़ाके चल रहे थे। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का इतिहास बदला। पुरानी गलतियों को दुरुस्त करके मोदी ने जम्मू कश्मीर को भारत का भिन्न हिस्सा बना दिया। अब बात पीओके को लेने की हो रही है, मगर कश्मीर की मजहबी ताकतें अब भी 370 की रट लगा रही हैं। जम्मू कश्मीर के हक में जो फैसले हुए, जो शर्तें हुई, उसको आप खत्म कर देते हो। ये कैसे चलेगा? मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ, हमने इल्हाद किया, बीजेपी के साथ नहीं किया, हमने आप लोगों के साथ किया, आपके सेक्युलरिज्म के साथ किया, आपके जमहूरी निजाम के साथ किया। जो आपने 2019 को किया वो नाजायज किया। उससे आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जाया कर दिया। जब आपने, जिससे हमारा रिश्ता था, जिससे हमारा आपके साथ ताल्लुक था, जब आपने उस ताल्लुक को ही नाजायज करार दिया, तो फिर आप कौन हो? चलो सोच लीजिएगा। 370 इतिहास बन चुका है। भारत में अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इसे फिर से बहाल कर देने का मैंडेट नहीं है। ना ही कोई मेन स्ट्रीम पार्टी इस तरह की बात करने का जोखिम उठा सकती है। महबूबा मुफ्ती को कश्मीर वैली में ही सियासत करनी है, इसलिए उनकी लाइन अलग है। अगर मजहब किस बुनियाद पर हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनिया, अगर सुफोज दोस्त करूं, फिर हमारे लिए बड़ा आसान था उधर जाना। मगर हमने सोचा हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक सेक्युलर मुल्क बन रहा है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठे रह रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध इकट्ठे रहते हैं। तो हमारे उस वक्त के महाराजा साहब और मरूम शेख साहब ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ एक छोटा मुल्क बड़े मुल्क के साथ हाथ मिलाएगा। 5 अगस्त 2019 से ये कश्मीर कितना बदल गया है, ये श्रीनगर को देखने भर से पता चल जाता है। जिस लाल चौक पर तिरंगा लगाने के लिए मोदी को एकता यात्रा निकालनी पड़ी थी, उस लाल चौक पर तिरंगा लगाना अब सामान्य बात है। 5 अगस्त के पहले के 37 महीने और 5 अगस्त के बाद के 37 महीनों में आतंकवादी घटनाओं में 34% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 64% की कमी आई है और नागरिकों की मृत्यु में 90% की कमी आई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेक पर पहले शाम होते ही सन्नाटा फैल जाता था, अब वहां बोट रेस होती है। कश्मीर के हिंदू मंदिरों में भी पूजा होने लगी है। इस दिवाली तो पीओके के शारदा पीठ मंदिर में भी दिए जले। कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि यहां तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के साथ आप नहीं जुड़ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यहां पहुंचाया है, और मैं मानता हूं कि वो ज्यादा गुनाहगार हैं उन लोगों से जिन्होंने आतंकवाद से सीधे अपना रास्ता रखा है। ये ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि जब तक आतंकवाद एक सर्टेन लेवल ऑफ वायलेंस, मिलिटेंसी, टेररिज्म नहीं रहेगा तो दिल्ली में हमें नहीं कोई पूछेगा। मुझे लगता है कि इनको भी अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं और जान गए हैं।
जम्मू कश्मीर के एलजी को कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कि कश्मीर में आतंकवाद की दलाली किसने की। कश्मीर का माहौल खराब है ऐसा बता कर दिल्ली में किसने अपना दबदबा बनाकर रखा। सोचने वाली बात है, 2 या 3 सांसदों वाली पार्टी को दिल्ली दरबार में कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी कैसे मिल जाती थी, मगर अब दिल्ली की सत्ता बदल गई है। कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच की चिट्ठी पत्री देश की संपत्ति है। मोदी सरकार के मंत्री ने उन चिट्ठियों का क्रक्स सार्वजनिक किया है, मगर कांग्रेस के लिए इतिहास अब भी वही है जिसे कांग्रेस ने लिखा है, कांग्रेस ने बताया है और कांग्रेस ने पढ़ाया है। कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि बाकी सब व्हाट्सएप ज्ञान है। मोदी सरकार के मंत्रियों को ये नकली हिस्ट्री बेचने के स्थान पर कश्मीर में स्थिति कैसे सुधरे उस पर ध्यान देना चाहिए। कैसे मनमोहन सिंह जी के 10 साल में न केवल चुनाव होते थे, चुनावी प्रक्रिया में 75% लोग मतदान देते थे, कोई टारगेट किलिंग्स नहीं होती थी, पर्यटन फलता फूलता था, और पिछले 8 साल में आपके सामने है, छोड़िए 8 साल, पिछले 10 महीने में 30 टारगेट किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हो चुकी है। इसका जवाब दीजिए। पिछले कई सालों में चुनाव नहीं करवा पा रही है सरकार, इसका जवाब दीजिए। सिर्फ उन 10 सालों की तुलना इन 8 सालों से करिए। इतिहास की नकली बातें बाद में बेचें, क्योंकि आरएसएस की एक व्हाट्सएप की नर्सरी चलती है जिसमें ये नकली ज्ञान बेचा जाता है। इन्हें असली ज्ञान चाहिए तो इतिहास की पुस्तकें पढ़ें और इन्हें समझ में आ जाएगा। अभी भी लोग जिंदा हैं जिन्होंने उस वक्त का इतिहास देखा था, उनसे ही थोड़ा चर्चा कर लें, इन्हें मालूम पड़ जाएगा किसका क्या योगदान रहा। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को कितना बदल दिया है उसे कुछ आंकड़ों से देखिए। 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में एक साल में 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए। पिछले साल 51,000 प्रोजेक्ट पूरे हुए। एक साल में जम्मू कश्मीर में 20,000 नौकरियों के विज्ञापन निकले और 11,508 सिलेक्शन हुए। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 7,776 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनी और 15,091 किलोमीटर ब्लैक टॉप वाली सड़क बनाई गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 125 पुल बनाए गए। जम्मू कश्मीर के लैंड रिकॉर्ड्स ऑनलाइन कर दिए गए हैं और ये सारा काम पिछले 3 साल में हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोग सरकार से जितनी शिकायतें करते हैं उनमें से 97% शिकायतों का निपटारा हुआ। मुझे लगता है कि जितना पैसा भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है, अगर उसका सदुपयोग हुआ होता तो आज जहां हम हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा आगे रहे होते। आतंकवाद ने केवल लोगों की जान नहीं ली है, वहां की अर्थव्यवस्था खराब की है, बेरोजगारी बढ़ाने में उसकी मदद रही है, नशे के दलदल में ढकेलने में उसने मदद किया है। पिछले 2.5-3 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि एक सामान्य आदमी के मन में एक धारणा बैठी है कि नहीं, सिस्टम काम कर सकता है, तो रूल ऑफ लॉ, जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा रूल ऑफ लॉ में कायम हो जाए, ये मैं मानता हूं कि बड़ी भारी उपलब्धि है। नेहरू की ऐतिहासिक भूलों का भूल सुधार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। फ्रंट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा है, स्ट्रेटेजी अजीत डोभाल बना रहे हैं और गाइडेंस नरेंद्र मोदी की है। दुश्मन पर स्ट्राइक होगा, मगर कब, कहां और कैसे ये सिर्फ दिल्ली से डिसाइड होगा। खबर लीक नहीं होगी, वॉर तगड़ा होगा, निशाना सटीक लगेगा और रिजल्ट पूरा आएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, जिम्बाब्वे से भी पाकिस्तान हार गया है। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। जिम्बाब्वे से पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। भारत के बाद जिम्बाब्वे से भी हार से पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से करीब करीब बाहर होने की कगार पर पहुंच गया है। मैच से पहले पाकिस्तान की जीत का 98% प्रेडिक्शन था। आखिरी बॉल तक पाकिस्तान की ही जीत की भविष्यवाणी की जा रही थी, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से जीत को छीन लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।